अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर आई एएआईबी की प्रारंभिक रिपोर्ट लगातार चर्चा में है। इस रिपोर्ट में विमान हादसे के पीछे फ्यूल कट ऑफ का अंदेशा जाहिर किया गया है। इस रिपोर्ट को लेकर पायलट यूनियंस ने भी काफी गंभीर सवाल उठाए हैं। प्रारंभिक जांच में जो भी बातें सामने आ रही हैं वो विरोधाभासी हो सकती हैं। आज कवर स्टोरी में हम आगे कर रहे हैं इसी मुद्दे पर चर्चा। लेकिन सवाल यही उठता है कि असल चूक तक पहुंचना और हादसे की वजहों का सामने आना अभी बाकी है। ये रिपोर्ट प्रारंभिक स्थिति पर है। ये बताती है कि ये कोई निष्कर्ष नहीं है या कोई दोषारोपण नहीं है। दरअसल ये भी जांच की स्थिति बता रही है। लेकिन तमाम जो इसमें पक्ष और विपक्ष एक तरह से खड़े हो गए हैं वो इसे एक तरह से कंक्लूसिव रिपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं। तो क्या वाकई में इसे एक कंक्लूजन के तौर पर देखना अभी जल्दबाजी है? अभी हमें आगे की और रिपोर्ट्स का इंतज़ार करना चाहिए। आगे की अगर रिपोर्ट्स का या जांच का या विश्लेषण का अध्ययन का अगर हमें इंतज़ार करना है तो वो कौन कौन से पहलू हो सकते हैं जो अभी भी ये बताएंगे कि राज पूरी तरह से खुला नहीं है। आज इसी पर आगे मेहमान के साथ हम चर्चा करेंगे। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, लेकिन यह रिपोर्ट कई सवाल भी खड़े करती है। एक और एयर इंडिया के सीईओ और एमडी ने रिपोर्ट को लेकर अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि विमान और इंजन में यांत्रिक या रखरखाव संबंधी कोई खामी नहीं मिली है, जबकि ब्लैक बॉक्स में पायलट के बीच बातचीत में इंजन बंद होने संबंधी बातें सामने आई हैं। वहीं एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने तो रिपोर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिसके मुताबिक जांच का लहजा और दिशा पायलट की गलती की ओर झुकाव का संकेत देती है, जो कि तर्क संगत नहीं दिखती है। साथ ही पायलट्स एसोसिएशन ने मामले में निष्पक्ष तथ्य आधारित जांच की मांग की है। तो निश्चित तौर पर यह रिपोर्ट सवालों के घेरे में दिखती है। फिलहाल इसे लेकर अभी पूरी स्थिति साफ होना बाकी है। एएआईबी रिपोर्ट में बताया गया है कि उड़ान भरने के तुरंत बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए थे। इंजन 1 यानी N1 और इंजन 2 यानी N2 के फ्यूल कट ऑफ स्विच जो इंजन को ईंधन भेजते हैं, एक के बाद एक सिर्फ 1 सेकंड में रन से कट ऑफ मोड में आ गए। दोनों इंजन को फ्यूल मिलना बंद हो गया। दोनों पायलटों ने इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश की थी। इंजन 1 कुछ हद तक चालू हो भी गया था, लेकिन इंजन 2 क्रैश होने से यह स्टार्ट नहीं हो सका। इस दौरान ऑटो स्टार्ट मोड भी एक्टिव हुआ, लेकिन वो भी विमान को स्थिर नहीं कर पाया और इस तरह यह हादसा हो गया। रिपोर्ट में दोनों पायलटों के बीच बातचीत भी सामने आई है। एक पायलट ने दूसरे से पूछा कि फ्यूल कंट्रोल स्विच क्यों बंद किया। दूसरे पायलट ने बिना देर किए जवाब दिया और कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। यानी जो कुछ भी टेक ऑफ के दौरान हुआ, यानी इंजन स्टार्ट करने को लेकर इस बात की जानकारी पायलट्स को नहीं थी कि इंजन दोनों बंद हैं। इंजन उन्होंने स्टार्ट तो किया होगा, लेकिन इंजन बंद कैसे हो गए, ये बड़ा सवाल है। चूक किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जवाबदेह माना जाए, ये तो तब पता चलेगा जब जांच पूरी तरह से निर्णायक स्तर पर पहुंच जाए। प्रारंभिक जांच में जो भी बातें सामने आ रही हैं वो विरोधाभासी हो सकती हैं, लेकिन असल चूक तक पहुंचना और हादसे की वजहों का सामने आना बेहद जरूरी है ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान जुड़ रहे हैं हमारे साथ कैप्टन रिटायर्ड योगेंद्र कुमार सिंह, जाने माने फ्लाइट सेफ्टी एक्सपर्ट हैं। कैप्टन सिंह, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो यही सवाल आपसे पूछूंगा कि भले ही जो एयर इंडिया के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं विल्सन साहब, वो कह रहे हैं कि साहब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एएआईबी, इनकी प्रीलिमिनरी रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि मैकेनिकल और मेंटेनेंस इशू नहीं था, एयरक्राफ्ट में भी नहीं था, इंजन में भी नहीं था। वो मतलब एक तरह से वो कंक्लूजन पर पहुंच गए अपनी तरफ से, और फिर दूसरे ही लम्हे वो कहते हैं, वो लोगों से अर्ज कर रहे हैं कि प्लीज डू नॉट ड्रॉ एनी प्रीमेच्योर कंक्लूजन। तो कंक्लूजन तो आपने पहले ही दे दिया। आप एक तरह से क्लीन चिट ही दे रहे हैं।
मेंटेनेंस का कोई इशू नहीं है साहब, इंजन का कोई इशू नहीं है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है सर, एग्जैक्टली रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या वाकई में मैनिपुलेशंस चल रहे हैं रिपोर्ट को लेकर, या हमें कुछ एक ठोस दिशा मिलती है इस रिपोर्ट के बाद? पहली बात तो विल्सन साहब के विषय में जितना कम बोला जाए उतना ही कम है, वो ज़्यादा है। क्योंकि वो तो अमेरिकन एयरलाइंस का कॉन्डोलेंस प्रेयर मीटिंग को अपना बना के बोलते हैं, पूरी की पूरी नकल कर लेते हैं। नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि ये जो रिपोर्ट है, आज डीजीसी का नया सर्कुलर आ गया है जो कि दिस इज़ ए मैंडेटरी, और कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात क्या है कि ये जो रिपोर्ट आई है वो कोई सिग्नेचर नहीं है इसके अंदर। अच्छा। और बोइंग और जीज का सर्कुलर का एयरलाइंस को क्यों नहीं दिया गया, या एयरलाइंस से पूछा क्यों नहीं गया कि भैया ये एफए का सर्कुलर है, इसको फॉलो कीजिए। डीजीसी ने कोई एक्शन ही नहीं लिया यूके एंड सीए का सर्कुलर। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सीए का सर्कुलर 1 महीना पहले आ गया था, जो कि मैंडेटरी है। एक एक्सीडेंट से 1 महीना 28 दिन पहले एक्चुअली, जो कि मैंडेटरी इन द नेचर, जो कि सजेस्ट करती है कि फ्यूल सिस्टम को चेंज किया जाए। ये जो कंट्रोल स्विच का जो सिस्टम है उसको चेंज करना है, और इसको रिपोर्ट करना था सीए को। दुनिया के काफ़ी एयरलाइंस ने इसको मद्देनजर रखते हुए इसको चेंज कर दिया उन्होंने, और उनका उसके ऊपर काफ़ी गहरी छानबीन शुरू कर दी। लेकिन हमारे एयर इंडिया या डीजीसीए ने इस मामले में कुछ किया नहीं, हम लोग बैठे रहे। जब एक्सीडेंट हो गया तो ये लोग सारे ब्लेम जो है पायलट के ऊपर डाल के और शांति से बैठने की कोशिश करेंगे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेम द डेड मैन। ओके, कैप्टन सिंह मुझे थोड़ा सा समझाइए सर, मैं थोड़ा सा समझाइए, मैं इसी पॉइंट को ना थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूँ। कहा यह गया है कि इंजन कट ऑफ मोड में चले गए, फ्यूल कंट्रोल स्विच का बार बार जिक्र किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि दोनों पायलट आपस में बात करते हैं कि अरे क्या तुमने फ्यूल कंट्रोल स्विच ऑफ जो है वो स्विच को जो है वो बंद कर दिया। ये क्या सर ऐसा होता है क्या कि पूरे के पूरे विमान में कोई एक ऐसा बटन है जिसको हमने जानबूझकर या गलती से दबा दिया तो विमान पूरा का पूरा एक बटन से कट ऑफ मोड में चला जाए? क्या ऐसा होता है सर? क्या ये विमान की पूरी जो इकोसिस्टम है अंदर, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कहीं पे कि एक बटन दबाया तो कट ऑफ हो गया, एक बटन खोला तो ऑन हो गया? ऐसा होता है सर क्या? देखिए, मेरी कोई 44 साल की एक्सपीरियंस है, जिसके अंदर लगभग मोर देन 40 इयर्स मैं खुद फ्लाइंग क्रू रहा हूँ इन द कॉकपिट ऑलवेज। एवरेज 27,000 घंटे मेरे लॉग इन है। आपको बताना चाहता हूँ कि फ्रॉम द फ्लाइंग डेज, एक बार वो फ्यूल स्विच को ऑन करने के बाद पायलट उसकी तरफ देखता ही नहीं है। एक तरह से हम उस स्विच को भूल जाते हैं। इन केस कोई इमरजेंसी एबनॉर्मलिटी आए तो, जैसे कि इंजन फायर और इंजन फेलियर, उसी समय हमको उससे ध्यान आता है। हम उस स्विच को एक बार ऑन करने के बाद दोबारा उसी समय छूते हैं जब हम एयरक्राफ्ट को पार्क कर देते हैं, हमारे सारे चॉक्स लग जाते हैं, उसी से हम छूते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो विद इन द ईयर्स हमारे जो बॉडी रिदम है, हमारा जो मसल्स मेमोरी है, वो हमें अलाउ नहीं करता है इस स्विच के पास भी जाने की। अब सवाल ये खड़ी होती है कि इस स्विच के विषय में एक सर्कुलर आई 2018 में, जो एफए ने इंफॉर्मेटरी सर्कुलर निकला, एडवाइजरी सर्कुलर निकला। उनको निकालने का मतलब ये था कि भैया ये प्रॉब्लम, बिकॉज वो तो सपने में आके सर्कुलर निकाले नहीं होंगे, उसको कहीं से इनपुट मिला होगा, काफ़ी एयरलाइन से इनपुट मिला होगा, उसके ऊपर उन्होंने काम किया होगा, उन्होंने रियलाइज़ किया कि ये प्रॉब्लम है, इन्वेंटली ये स्विच जो अपने आप बंद हो सकती है। ये हमारा फ्यूल जो मदरबोर्ड है वो प्रॉब्लम देके फ्यूल को सेटअप कर सकता है। तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाल दिया कि भैया कल कुछ भी होता है तो हमने लॉ के हिसाब से अपना काम कर दिया, बाकी एयरलाइंस जाने या उसका काम जाने, या कंट्री का जो रेगुलेटरी है वो उनका काम जाने। अब सवाल आती है हमारे ऊपर, हम क्या सो रहे थे 10 साल से? नंबर 1। नंबर 2, जब यूके ने
चलो मान भी लिया कि वो उतना ध्यान नहीं गया होगा जब यूके ने सर्कुलर निकाला, क्योंकि सारे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो भी सर्कुलर निकालते हैं एक दूसरे को भेजते रहते हैं। ठीक है सर। और एयरलाइंस भी उसको मॉनिटर करती है, देयर इज अ डिपार्टमेंट। सो जब यूके का सर्कुलर आया तो आप क्या कर रहे थे, आपने क्या लिया? यानी कि आप कह रहे हैं कल कुछ हो जाता है पायलट को ब्लेम को निकल जाओ। ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि फ्यूल कट ऑफ स्विच को लेकर एक सर्कुलर आया था जिसमें कि कुछ चूक की संभावनाएं जाहिर की गई थी और उसको चेक करने के लिए कहा गया था, हमने उसे इग्नोर किया। बट मैं सर बार बार आपसे मैं वही सवाल पूछूंगा कि फ्यूल स्विच में बदलाव कौन कर सकता है सर? क्या वो पायलट ही कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ पायलट ही कर सकता है, या स्विच डिज़ाइन ऐसा होता है जो कि एक लॉकिंग मैकेनिज्म है? ये लॉकिंग मैकेनिज्म कैसा होता है सर? इसमें क्या मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है या अपने आप भी बदल सकता है सर? ये अपने आप भी रन से कट ऑफ में जा सकता है क्या, या कट ऑफ से रन में आ सकता है सर क्या? मैं आपको बता रहा था कि पहली बात क्या है कि स्विच में एक लॉक होता है जिसको हमको अनलॉक करके तब हम स्विच को मूव करते हैं। अच्छा, तो 1 सेकंड में अगर लॉक है, लॉक मैकेनिज्म सही है तो 1 सेकंड में दोनों काम नहीं हो सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो सारा काम 1 सेकंड के अंदर हो गया एज फॉर AIB रिपोर्ट। हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड के अंदर ये काम नहीं हो सकता, 1 सेकंड में काम नहीं हो सकता है अगर फ्यूल का लॉकिंग मैकेनिज्म सही है। तीसरी बात जो मैं बताना चाहता था इस पॉइंट के ऊपर कि जब आप स्विच करता क्या है, एक सिग्नल भेजता है मदरबोर्ड के अंदर। ठीक, फ्यूल सिस्टम कंट्रोल वाल्व का जो है वो फेडक को सिग्नल भेजती है कि भाई फ्यूल को बंद करना है या रखना। अब अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आती है तो बिना सिग्नल के ही वो मैसेज भेज सकता है कि भाई फ्यूल को बंद कर दो। इसीलिए अगर आप ध्यान से सर्कुलर को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये जाहिर कर रहा है कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए आपके CA ने ये सर्कुलर जो दिया है 15 मई 2023 को कि सारे फ्यूल सिस्टम का मदरबोर्ड चेंज होना चाहिए, लॉकिंग मैकेनिज्म चेंज होना चाहिए। इट इज़ ए मैंडेटरी, मतलब ऑल द एयरलाइंस फ्लाइंग इन द UK दे हैव टू फॉलो इट इन टो। अब वो सर्कुलर मैंडेटरी पहले के सर्कुलर के ऊपर बेस करके दूसरी कंट्री एक मैंडेटरी सर्कुलर लेके आए जिसको मिडिल ईस्ट में कतार ने काफ़ी कंट्री में उन्होंने एक कर दिया। एक और सवाल ये पैदा होता है कि ऑल निपॉन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट बिना कुछ किए हुए ही रनवे के ऊपर दोनों इंजन फ्लेम आउट हो गए, मतलब फ्यूल का सिस्टम आना बंद हो गया। उसके बाद ये सर्कुलर आई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहले भी घटना हो चुकी है। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि ये बहुत अच्छा सिस्टम है कि ब्लेम द डेड मैन, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक क्रैश हुआ था, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आई टेक ओनली 5 सेकेंड्स टाइम जी। जब एक क्रैश हुआ था इंडोनेशिया में, पायलट को ब्लेम कर दिया गया। जब सेम क्रैश हुआ इथियोपिया में, इथियोपियन कंट्री ने बोला कि नथिंग डूइंग, आई वॉन्ट अलाउ बोइंग, आई वॉन्ट अलाउ एनीबडी, आई विल कैरी आउट द इंक्वायरी आवरसेल्फ। जब उन्होंने इंक्वायरी किया तो पता चला कि ये कि एमकास करके सिस्टम उसकी फॉल्टी है। उसके बाद US में हल्ला हुआ, वहाँ के सीनेट में हुआ, बोइंग कंपनी ने स्वीकार किया कि हाँ ये हमारी गलती है। अब ये है कि किसी की गलती हो, कोई भी सर्कुलर आ रहा है तो ये ह्यूमन पब्लिक को लेके आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो। ओके, इसका जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदारी किसके ऊपर फिक्स करना चाहते हैं? ओके सर, तो आदमी मर गया उसके ऊपर या सिस्टम के ऊपर? ओके, तो आप कह रहे हैं कि जो सिस्टमैटिक फेलियर्स हैं उसको हमने बिल्कुल उसकी संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया, और एयर इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि साहब कोई मैकेनिकल फेलियर नहीं है। वो कंक्लूजन पे पहुंच गए और फिर लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि आप किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए। ये बड़ा हास्यास्पद सा लगता है। बट बहरहाल आपने जो बताया कि जो रन से कट ऑफ पे चला गया, 1 सेकंड का बताया गया है अंतराल रिपोर्ट के अनुसार, ऐसा हो नहीं सकता। आप बता रहे हैं कि लॉकिंग मैकेनिज्म एक काफ़ी लंबा मैकेनिज्म होता है, 1 सेकंड से तो ज़्यादा समय इसमें लगेगा। स्विच से मदरबोर्ड में जाएगा संदेश, मदरबोर्ड से अगर कोई खामी होती है तो वो सिग्नल बैक करेगा, एंड देन फिर आपको
उसमें एक्शन लेना होता है, तो ये रिपोर्ट आप खारिज कर रहे हैं। आखिरी मेरा सवाल सर, ऐसा कोई क्योंकि इसमें जो बताया गया है ब्लैक बॉक्स की जो रिकॉर्डिंग्स मिली हैं वो 49 घंटे का फ्लाइट डेटा है और 2 घंटे का ऑडियो है। अब इसमें जो हमारे पास मीडिया में जो आ रहा है बार बार वो ये कि पायलट एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई तुमने स्विच बंद किया क्या, सिर्फ यही बात बार बार आ रही है। तो 2 घंटे की जो बाकी ऑडियो है उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इसका विश्लेषण होने में कितना टाइम लगेगा, कौन कौन से एंगल आपको लगते हैं कि इसमें जांच होने चाहिए सर? देखिए, पहली बात क्या है कि जो कटा है, आप बार बार आप लोग जो कह रहे हैं या पब्लिक कर रही है या जो एआईबी चिल्ला के बोल रही है या लोग बोल रहे हैं कि भैया पायलट ने एक दूसरे पायलट के तुमने स्विच ऑफ किया है क्या। देखिए, हमारा एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं सीआरएम का मतलब क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट, जहाँ की पायलट एक दूसरे को क्वेश्चन करते रहते हैं कि अगर भाई हम भूल गए हों तो हमको याद दिला दो, या ऐसा कुछ गड़बड़ हुआ तो देख लो। बिकॉज कॉकपिट के अंदर एक चीज़ तो होती नहीं, 1000 चीज़ें होती हैं। और जहाँ तक रिकॉर्डिंग की बात है, हमारा एफडीआर जो सिस्टम है 1000 से ज़्यादा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करती है। सीवीआर इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, क्योंकि मैं खुद सीवीआर के ऊपर काफ़ी काम कर चुका हूँ। और सीवीआर से आपको कोऑर्डिनेट करना एफडीआर का वो एक कला है, वो एक स्किल है, जिसको करने के बाद ही आप किसी नतीजे पे पहुंच पाते हैं। केवल सीवीआर रीड आउट पढ़ने से नहीं हो सकता है। और एक और भी से फैक्टर है जो कि मैं बात करना चाहता हूं कि भाई डीजीसीए जो ह्यूमन फैक्टर है, और ह्यूमन फैक्टर के लिए जो माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं एयरलाइंस के लिए, उसके लिए इंक्रीजिंग द स्ट्रेस ऑन द क्रू फिजिकल एंड मेंटली, उसके लिए हम कर क्या रहे हैं। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि एक फेटिक फैक्टर होती है जिसको लेके सारी दुनिया परेशान है। हर एक रेगुलेटरी एयरलाइंस जो है ह्यूमन फैक्टर को लेके काफ़ी सीरियस हैं। हमारे पायलटों को कोर्ट में जाना पड़ा, 13 साल लड़ने के बाद भी आज वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ना ही उसके ऊपर कोई साइंटिफिक स्टडी हुई भी। ये तो हमारा कंडीशन है। अब इसमें एक पायलट के ऊपर अगर आप ब्लेम डाल रहे हो बिना किसी वजूद के, तो आज का जो पायलट हो तो और भी मेंटल स्ट्रेस में चला जाएगा। इसको भी तो ध्यान में रखना है। हमारे काफ़ी एक्सपर्ट आ जाते हैं, यूके के कहाँ से आ जाते हैं, उनसे 2 सवाल पूछो तो उसकी जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन वो आके मीडिया के ऊपर कुछ ना कुछ हमारे कंट्री के अगेंस्ट में बोल के चले जाते हैं। भाई हमारे इथोपिया ने स्टैंड लिया ना, हमको भी स्टैंड लेना है। मैं थैंक्स टू आवर मिनिस्टर, उसने बड़े जोर शोर से बोला कि भाई पायलटों को ब्लेम करना सही नहीं है, दिस इज टू अर्ली स्टेज टू टॉक अबाउट इट। जी आगे बोलिए। ओके सर, बस मैं यही पूछ रहा था सर कि आपकी नज़र में अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी जांच अब बची हुई है। क्या फ्यूल कंटामिनेशन है, चलो बर्ड स्ट्राइक का तो इस रिपोर्ट में खारिज कर दिया, और दूसरी जो बातें हैं, एक वो पायलट की सीट ख़राब थी, एक थ्योरी बीच में ये भी चली थी, उसको भी इसमें खारिज कर दिया गया है। तो क्या अगर प्रीलिमिनरी रिपोर्ट्स में अगर जिन चीज़ों को खारिज कर दिया गया है सर, तो क्या अब उनकी दोबारा जांच हो सकती है या उनको अब खारिज माना जाएगा? नहीं, देखिए पहली बात क्या है कि रूमर तो चलते रहेंगे, लोग अपना अपना वक्तव्य देते रहेंगे, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि एआईबी का एक सर्कुलर आया जिसके अंदर न सिग्नेचर है, और एआईबी का जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आई उसके अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है सर, दैट्स मैटर, दैट्स अ सीरियस इशू। आप कैसे कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकते जब आपके सामने सर्कुलर कहीं इस पूरे रिपोर्ट में आप देख लीजिए, जबकि ये सर्कुलर यूके का सर्कुलर 1 महीना पहले आ चुका था, तो हमारी एआईबी ने उसका कहीं जिक्र नहीं किया है। इसका मतलब क्या निकलता है, ये मेरे समझ से बाहर की बात है। ओके सर, तो आप कह रहे हैं अभी बहुत सारे डॉट्स ऐसे हैं जिनको अभी कनेक्ट करने की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट में जिन जिन बातों को खारिज किया गया है उनके अलावा भी दूसरी बातों को मद्देनज़र रखना बाकी है। जिस रिपोर्ट का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें सिग्नेचर ना होना, अथॉरिटी ना होना, ये भी कई सवालिया निशान आपके हिसाब से बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। बट बहरहाल इंतज़ार करते हैं कि आगे इस पर क्या एक्शन होता है। फ़िलहाल क्या सच है क्या झूठ, ये बता पाना तो अभी हम निष्कर्ष के तौर पर नहीं कह सकते, आने वाला वक्त ही ये बताएगा। लेकिन इस बात की संभावना लगातार बनी हुई है कि ये पूरा हादसा अभी और गहन जांच की डिमांड करता है।
सर अगर संक्षेप में कुछ कहना चाहें। 5 सेकेंड। पहली बात क्या है कि ये मेरा रिक्वेस्ट है पब्लिक से और सबसे, ये पायलट को ब्लेम करना बंद करें जब तक कि पूरी तरह फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती है। इससे जो लोग काम कर रहे हैं उनके दिमाग पर असर होता है। ये मेरा एक रिक्वेस्ट है सबसे। और अभी रिपोर्ट में टाइम लगेगा, 6 महीने से 1 साल का टाइम लगेगा, और लोग सामने आएंगे जो एक्सपर्ट हैं, इसमें कुछ काफ़ी चैलेंजेस करेंगे, उसके बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं, उसके पहले नहीं। लेकिन इन द मीन टाइम हमारे जो सर्कुलर सीए का है, आज डीजीसी का सर्कुलर आया है, मैं एयरलाइन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको सीरियस लें और इसको पूरी तरह लागू करें। हमारे विल्सन साहब की तरह नहीं कि कुछ नहीं हुआ है, ये बोलने से तो होगा नहीं। All right. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your time. Any further question? No, sir. Thank you so much for your time, sir. दोनों पायलट हमारे जो थे, कैप्टन सुमित सब्रवाल, को पायलट क्लाइव कुंदर, बहुत अनुभवी थे। कुल मिलाकर 19,000 घंटों की उड़ान का अनुभव उनके पास था। उसमें से भी 9,000 घंटे बोइंग 787 पर थे। तो इसीलिए इस बात पर नाराज़गी भी जाहिर की जा रही है कि कैसे आप सारा का सारा ब्लेम उन पर डाल सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आगे की जो फाइनल जांच होगी और उसकी रिपोर्ट आएगी, उसमें सच्चाई ज़रूर सामने आएगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने वक्त निकाला, विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वन लाइन कैप्टन सब्रवाल एक खुद ही ट्रेनर थे। अच्छा, वो ट्रेनर भी थे। ऑल राइट सर, थैंक यू फॉर दिस इनपुट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, थैंक यू सो मच। ये थी हमारी कवर स्टोरी।